हेलो बच्चों, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स के उस्ताद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, जैसे कि मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले हम लोग लिखेंगे इफ टू डाइज आर थ्रोन, है ना, दो डाई थ्रो किया है या फिर टू, है ना, टू टॉसेस ऑफ अ डाई, एक डाई को दो बार टॉस करो, बात एक ही है। ठीक है, आया समझो, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। उसका सैंपल स्पेस कैसा होगा, s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट लिखना है हम लोग को 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। फिर ऐसे ही फटाफट लिख लेते हैं 2 1 2 6, पूरा 6 6 तक लिखेंगे। फोर सिक्स तक हो गया, ये 4 6 है, 5 1 5 2, है ना, 5 1 5 2 5 3 5 4, सबको पता है कैसे लिखते हैं इसको, है ना। 5 5 5 6, लास्ट लाइन है इसकी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो टोटल कितना है हमारा, 36 है। टोटल कितना है, 36। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। सब जानते हैं इसके बारे में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को, मेन क्वेश्चन में बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ, फाइंड द probability distribution of number of successes in two toss of a die where success, है ना, success कब होगा, success is defined as number greater than 4। number success तभी होगा, है ना, यहाँ पे क्या बोला, success कब होगा, जब number greater than 4 appear on at least one die। चार से बड़ा नंबर, ग्रेटर देन, है ना, चार से बड़ा नंबर होना चाहिए दोनों में से किसी एक डाइस पे। मतलब अभी जैसे 1 1 तो पहला डाई और दूसरा डाई, फर्स्ट सेकंड, इसमें से आपको क्या देखना है, चार से बड़ा नंबर किस पे है। अब देखो 1 1 ये जो है 1 1 पे ग्रेटर है क्या, नहीं है। मतलब अगर मैंने 1 1 लिया तो ग्रेटर एक भी है क्या उसमें, नहीं, मतलब जीरो ग्रेटर्स, है ना, जीरो आर ग्रेटर देन 4, मतलब इसमें कोई भी ग्रेटर नहीं है। ठीक है, फिर 1 2 लिया तो 1 2 में 4 से ग्रेटर कोई है क्या, नहीं है। 1 3 में कोई 4 से ग्रेटर है क्या, नहीं है। 1 4 में कोई 4 से ग्रेटर है क्या, नहीं है ना, 4 से ग्रेटर बोला है, 4 नहीं बोला है। ठीक है, 4 से ग्रेटर। 1 5 में, हाँ 1 5 में एक ग्रेटर है। तो देखो जब 1 से लेके 4 तक आए, है ना, यहाँ पे मैं लिखता है जैसे x की वैल्यू क्या होगी, रैंडम वेरिएबल की, जब हम लोग 1 से 4 तक आए तो एक भी ग्रेटर नहीं हुआ, तो मतलब जीरो। ठीक है, फिर 1 5 पे आया तो 1 और 5, फर्स्ट डाई पे 1 है, सेकंड डाई पे क्या 5 है, तो दोनों में से किसी एक पे उसने बोला है कि 4 से ग्रेटर होना चाहिए। दोनों में से किसी एक पे भी अगर ग्रेटर हुआ तो आपको लेना है, मतलब वो सक्सेस होगा। तो अब देखो जब 1 5 लिया तो 1 और 5 में से एक ग्रेटर है, 5 वाला सेकंड डाइस पे, तो मतलब एक हो सकता है। 1 6 में एक ग्रेटर है, 2 1 में कोई नहीं, 2 2 में नहीं, 2 3 में नहीं, 2 4 में नहीं, 2 5 में एक है, 2 6 में भी एक ही है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो 4 6 में एक है,
5 6 में 5 भी 4 से ग्रेटर है, 6 भी ग्रेटर है, मतलब 2 भी हो सकता है, 2 नंबर भी ग्रेटर हो सकते हैं, है ना। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है। क्या हो सकती है, 0 1 2, है ना। 0 1 2 कैसे बताया मैंने आपको, अगर मैंने 1 1 लिया तो एक भी ग्रेटर नहीं है, 4 से कोई भी ग्रेटर नहीं है। अगर लेकिन मैंने 1 5 लिया, है ना, लाइन से चेक करते हुए हमने 1 5 लिया तो क्या हुआ, 5 ग्रेटर देन 4 है, मतलब दोनों में से 1 और 5 में से कोई एक ग्रेटर है, तो 1 एक ग्रेटर हो सकता है। या फिर अगर मैंने 6 6 ले लिया, लास्ट वाला देखो 6 6, तो दोनों भी तो बड़ा है ना 4 से, दोनों भी बड़ा है, मतलब 2 हो सकते हैं, समझा। ज्यादा से ज्यादा देखो, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 2, है ना, कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 2। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल हम लोग को डिफाइन करना होता है। रैंडम वेरिएबल किस पे डिफाइन करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, जिसपे सक्सेस बोला है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बोला है, देखो जिसपे हम लोग को सक्सेस बोला है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर, x बी द नंबर ग्रेटर देन greater than 4 appears on at least one die, ठीक है, appears on at least one die। therefore x की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी। समझ में आया, अभी मैंने आपको समझाया। 1 1 लिए तो एक भी ग्रेटर नहीं, मतलब 0। फिर 1 5 लिया, अगर लाइन से चेक करते हैं तो 1 है, 5 बड़ा है ना 4 से, तो 1 है। फिर अगर 6 6 ले लिए लास्ट, तो 2 नंबर है जो ग्रेटर हो सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद देखो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको, जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से। फाइंड द, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम लोग को टेबल बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या फिर therefore the probability distribution is, ऐसा भी लिख सकते हैं, किसका, रैंडम वेरिएबल का, x का और p ऑफ x का, ठीक है। इसका हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग को क्या बोला है, p ऑफ 0 निकालना है। अभी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, जैसे p ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब p ऑफ 0 ही होगा ना। अगर मुझे p ऑफ 0 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट होता है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फार्मूला तो याद ही है आपको। तो x इक्वल टू 0 एंड x विद द नंबर ग्रेटर देन 4। तो ऐसे वाले आउटकम्स बताओ जिनमें एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है, जिसमें एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है। समझ में आया। तो ये देखो, ये वाला देखो आउटकम 1 1 1 2 1 3 1 4 दिख रहा है आपको। मैं दूसरे मार्कर से मार्क करता हूँ यहाँ पे अलग कलर से। 1 4 तक कोई भी जो है नहीं है, यहाँ तक देखो 4 4, ये पूरा दिख रहा है आपको। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 4 4 16। तो टोटल 16 ऐसे हैं, 16 ऐसे आउटकम है जिनमें एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ द इवेंट इज 16 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। अगर इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे कितना है, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/9। आया समझ में। उसके बाद दूसरा वाला, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 16/36
इज इक्वल टू 4/9। तो याद रखने के लिए लिख सकते हैं ऐसा आप, ठीक है। दूसरा वाला, अब कितना चाहिए आपको, x की वैल्यू 1, मतलब x इक्वल टू 1, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, दोनों इवेंट में से किसी एक में क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो अब देखो दोनों में से किसी एक में, मतलब जैसे कि यहां से मैं यहां तक आया, दिख रहा है आपको ये इतना बॉक्स, 1516252635364546, ये दोनों में, है ना, ये दोनों डाइज में कोई एक डाई पे ही ग्रेटर देन 4 है, बराबर, समझ में आया। और वहां यहां से देखो 51 52 53 54, ये तो नहीं है यहाँ पर, हाँ 54, फिर ये हो गया। तो अब इसको काउंट करो, देखो 51, 5 और 1, दोनों में से कोई एक ही नंबर ऐसा है जो बड़ा है 4 से, बराबर, यही हमको देखना। 1 2 3 4, 4 8, है ना, और 12 और ये 16, 16, टोटल कितने, 16 डिवाइड बाय 36, वही सेम आएगा, 4/9 आएगा, ठीक है, आया समझ में। 16/36 विच इज 4/9 डिवाइड करके, उसके बाद तीसरा निकालना है x इक्वल टू 2 वाला, मतलब दोनों डाइस पे, मतलब दोनों भी डाइस पे x की वैल्यू, है ना, ग्रेटर देन 4, मतलब यहाँ पे 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो 5 5 क्या है, 4 से बड़ा है, पहले डाइस पे भी 4 से बड़ा है, दूसरे डाइस पे भी 4 से बड़ा है। 5 6 क्या है, 4 से बड़ा है, पहले डाइस पे भी 4 से बड़ा है, दूसरे डाइस पे भी 4 से बड़ा है। 6 5, है ना, 6 6, तो ऐसे कितने 4 है, ऐसे कितने 4 है। तो 4, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो कितने टोटल 4 है, और कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, 4 1 4, 4 9 36, 1/9। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9 लिख सकता हूँ, ऐसा समझ में, ठीक है। आप तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है देखो, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, ठीक है, क्या बोला है, 30 का लॉट है बल्ब का जिसमें 6 डिफेक्टिव भी है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, 4 बल्ब का सैंपल ड्रॉ किया गया है एट रैंडम, रैंडमली मतलब ऐसे ही आंख बंद करके निकाल लिया है, ठीक है, सिलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद आगे क्या बोला देखो, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट मतलब आप उसके अंदर वापस से उसको रख सकते हो, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब जहां से निकाला वहीं पे वापस रख सकते हो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, क्या बोला है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हमारा रैंडम वेरिएबल कहां से मिलेगा, इसी से मिलेगा जिससे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालने बोलता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की जो प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है उसी से आप रैंडम वेरिएबल लिखेंगे, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, 30 बल्ब, कितने बल्ब है, 30 टोटल बल्ब्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 30, उसमें आपको 6 डिफेक्टिव भी दिया है, ठीक है। तो मैं पहले देखो, हम लोग को तो सैंपल स्पेस भी चाहिए ना, अब टोटल बल्ब 30 है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 30 होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे होंगे, कितने होंगे, 30 होंगे। लेकिन ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, आपको टोटल कितने ड्रॉ करना है, 4 ड्रॉ करना है ना। लेकिन जब आप 4 बल्ब ड्रॉ करोगे तो आपको इवेंट मिलेगा, आपको जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि 4 बल्ब ड्रॉ करो, ठीक है, और यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, है ना, जो भी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता करने के लिए एक बल्ब का पहले करेंगे, तब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिलेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिलेगा। नहीं तो कैसा होगा, अगर मुझे 4 निकालने बोला है, मैं क्या किया, 3 में से 4 सिलेक्ट कर लिया, 13C4, तो 13C4 का कैसा होता है फॉर्मूला, है ना, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 डिवाइड बाय 4 3 2 1, इसको सॉल्व करेंगे ना, इससे जो आंसर आएगा दिस। लेकिन यहां पर क्या करना है हम लोग को, सिर्फ एक का करना है, एक बल्ब के हिसाब से करना है। क्या करना है, एक बल्ब के हिसाब से। क्यों, क्योंकि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बल्ब जितने हैं 30 है, उतने ही हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो 30C1 करूंगा, तो 30C1 करूंगा तो कितना आएगा आंसर, 30 आएगा। कितना आंसर आएगा, 30 आएगा। आया समझ में? तो देख रहे हो ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता कैसे करना है, ठीक है, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फॉर ड्रॉइंग वन बल्ब, फॉर ड्रॉइंग वन बल्ब, एक बल्ब निकालने के लिए, ठीक है। Therefore, number of sample space equal to 13C1 is equal to 30। तो n of s क्या हो गया, 30 हो गया। कुछ लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने दिख रहे, 30 दिख रहे, डायरेक्ट लिख दिया 30। मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन कटने का भी चांस होगा अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा, फॉर ड्राइंग वन बल्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें देखो आपको डिफेक्टिव बल्ब्स कितने दिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं। फॉर ड्राइंग वन बल्ब, हाँ एक के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, एक के लिए कर रहे हैं, सिंगल सिंगल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इसके लिए मैंने, फॉर ड्राइंग वन बल्ब, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30, फॉर ड्राइंग वन बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज 6। therefore probability of defective bulb is, क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 6C1, है ना, कितना होगा 6C1। तो 6C1 को हम लोग 6 ही लिखेंगे, बराबर 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30 है, ठीक है, कितना 30, 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 by 5 कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय 5, ये हो गया। उसके बाद अब देखो डिफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आ गया। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, अब नॉन डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव में से आपको ये जो टोटल बल्ब है इसमें से आपको डिफेक्टिव वाला माइनस करना पड़ेगा, ये जो टोटल है आपको इसमें से डिफेक्टिव वाला माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स is equal to 30 minus 24, 30 minus 6 which is 24, कितना होगा 24। therefore probability उसकी भी निकाल लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं उसकी probability, therefore probability of non defective bulbs, non non-defective bulbs is equal to number of non-defective bulbs 24 divided by number of sample space 36, sorry 36 नहीं 30, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना आंसर आएगा, 4/5 आएगा। कितना आएगा, 4 जा 5 जा, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4/5। तो आपको देखो क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है आपके पास,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब है आपके पास। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, है ना। वो भी कैसे, 30 बल्ब आपको दिए हैं जिसमें 6 डिफेक्टिव है, उसमें से आपको 4 का सैंपल सिलेक्ट करना है। कितने का, 4 का सैंपल। अब ध्यान दो, पहले इतना तो आपको समझ जाएगा। अब अगर आपको, आपने जो भी बॉक्स में है ना या फिर बकेट में जो बल्ब रखे हुए थे, आपने रैंडमली 4 सिलेक्ट किया। अब रैंडमली जब आपने 4 सिलेक्ट किया तो हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, बराबर, या फिर 4 में से कोई एक डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर 4 में से कोई 2 डिफेक्टिव हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 को 4 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 4 के 4 डिफेक्टिव हो सकते हैं, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 6 डिफेक्टिव बल्ब टोटल है, बराबर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये x की वैल्यू होगी, क्या होगी, x की वैल्यू होगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, जैसे कि है ना, एज 4 बल्ब्स, क्या कर रहे हैं, 4 बल्ब को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 4 बल्ब्स आर रन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, 4 बल्ब जो है विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या हो सकता है, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, 4 ड्रॉ करने में, 4 बल्ब ड्रॉ करने में एक भी डिफेक्टिव नहीं आया तो 0 डिफेक्टिव, फिर 1 डिफेक्टिव हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 डिफेक्टिव हो सकता है। 4 के आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को 4 ही बल्ब निकालना है 30 में से, टोटल में से हम लोग को कितना निकालना है, 4 ही निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो मेन निकालना है, ध्यान दो, x एंड p ऑफ x, बराबर, ये निकालना है। तो इसके लिए आपको 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये सॉल्व करना है। मतलब आपको p ऑफ 0 निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बल्ब्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बल्ब्स इन सिलेक्शन ऑफ 4 बल्ब्स, है ना, 4 बल्ब के सिलेक्शन में एक भी बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि अब मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखना है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वल टू 0 मतलब 4 में से एक भी 0 नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब 4/5, 4/5, 4/5, 4 बार, है ना, कितना, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5। अब 4 से 0 का वैल्यू कितना आता है, अगर सॉल्व करोगे 1 आता है, 4 से 0 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, ठीक है, इनटू 4/5, 4/5, 4/5, है ना, ये पूरा है। आपको कितनी बार है ये, 4/5 रेज टू 4 बार, रेज टू 4 टाइम्स, है ना, 1, 2, 3, 4, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 रेज टू 4 भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, वैसे ही ये भी, तो इतना लिखना है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम आएगा, 4/5 रेज टू 4, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इसका आगे नहीं सॉल्व किया, आपको जो भी दिया आंसर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब 4 में से एक डिफेक्टिव होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब 4 करना है, 4 में से कोई एक, मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 में से कोई एक क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। मतलब डिफेक्टिव वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, तो 4 में से कोई एक, मतलब कहीं भी लिख सकता हूँ 1/5, बाकी सब क्या, नॉन डिफेक्टिव, बाकी सब क्या है, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है।
तो अब आप इसको अगर देखोगे ध्यान से तो 4C1 का आंसर जो आता है वो क्या आता है, 4 आता है। क्या आता है, 4C1 का आंसर 4 आता है। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है ना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फिर देखो 1/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3 बार है, 4/5 कितनी बार है, 3 बार है। 1/5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 4/5 रेज टू 3, 4/5 रेज टू 3 आया समझ में। ये हो गया इसका आंसर सेकंड वाले का। फिर थर्ड वाला मतलब इसके आगे और क्या करना है हम लोग को, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब जैसे कि आपको 0 और 1 का तो हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब 4 में से 2 डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब 4 में से 2 डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो 4 में से 2 डिफेक्टिव, तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो 4 में से 2, तो पहला दूसरा करूं या तीसरा चौथा करूं, या पहला चौथा करूं या दूसरा तीसरा करूं, कोई भी करूं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने 2 डिफेक्टिव लेना है, तो क्या किया, 1/5 1/5 पहला दूसरा डिफेक्टिव लिख दिया, और उसके बाद दूसरा तीसरा नॉन डिफेक्टिव 4/5 4/5, तो ये हो जाएगा 4C2। 4C2 को शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को 2 बार पीछे ले जाएंगे, मतलब 4 × 3 डिवाइड बाय 4 को 2 बार पीछे ले जाएंगे, 2 तक नहीं बोला मैंने, क्या बोला, 4 को 2 बार पीछे ले जाएंगे, मतलब 4 और 3, 2 को ओपन कर देंगे 2 1 पीछे, है ना। फिर 1/5 कितनी बार, 2 बार, और 4/5 कितनी बार, 2 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/5 रेज टू 2, 4/5 रेज टू 2, ये हो गया इसका आंसर, किसका, 2 डिफेक्टिव वाले का, है ना। देखो अगर आपने यहाँ पे 4C2 नहीं लिखा तो आपको दूसरा मेथड क्या है सॉल्व करने के लिए, मैंने बताया हो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, ऐसा हम लोग करना पड़ेगा। देखो पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा चौथा नॉन डिफेक्टिव, फिर पहला डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, और दूसरा तीसरा, दूसरा और चौथा नॉन डिफेक्टिव, है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन आता है, या फिर 1 2 3 4, अब देखो पहला दूसरा होगा, पहला तीसरा होगा, पहला और चौथा भी हो सकता है नॉन डिफेक्टिव, या फिर 1 2 3 4, अब पहले से हो गया, दूसरा और तीसरा भी हो सकता है, ध्यान दो, दूसरा और तीसरा भी हो सकता है डिफेक्टिव, बाकी नॉन डिफेक्टिव, या फिर 1 2 3 4, दूसरा तीसरा होगा, दूसरा चौथा भी हो सकता है, दूसरा और चौथा भी हो सकता है डिफेक्टिव, बाकी नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। फिर और देखो, या फिर तीसरा चौथा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 1 2 3 4, तीसरा वाला और चौथा वाला डिफेक्टिव हो गया, तो बाकी दोनों नॉन डिफेक्टिव। तो कितनी बार है देखो, 1 दिख रहा है बीच में प्लस, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है, 6, तो ये 6 बार सेम चीज हो रही है ना, तो इसके लिए देखो यहाँ क्या है, 6 है, आया समझ में। 1/5 कितनी बार है, 2 बार,
देखो सब में 1/5 कितनी बार है, 2 बार। सब में कितनी बार है, 1/5 2 बार। 4/5 सब में कितनी बार है, 2 बार है। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस इतने छोटे में होता है, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? ये सिलेक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा। 4 में से 2 डिफेक्टिव है तो 4C2 लिखने का और एक ही बार लिखने का। तो ये जो प्रोसेस है वो भी वही आंसर देगा और ये जो प्रोसेस है वो भी वही आंसर देगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ऐसा देखो जैसे कि कितनी बार है, 6 बार है, सेम प्रोसेस है ना। 1/5 कितनी बार है सब में, 1 2 1 2, सब में 2 बार है तो कॉमन लो। फिर इधर में भी 4/5 कितनी बार है, सब में 2 बार है। तो इसका आंसर भी यही आया। ऐसे सॉल्व किए और ऐसा सॉल्व किए तो भी आंसर वही आया। तो ये अगर एक बार समझ गए आप तो बहुत आसान है, बहुत टाइम भी कम लगेगा आपको। ये कैसा सिंपल, दिखने में सिंपल है लेकिन कभी बीच में गड़बड़ हो गई तो। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व नहीं करा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 मतलब 4 में से अब 3 डिफेक्टिव होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 में से 3 डिफेक्टिव मतलब 1/5 1/5 1/5 एंड एक नॉट डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो 4C3 को कैसे करेंगे, 4 को 3 बार 4 3 2 पीछे ले जाएंगे। 4 को 3 बार पीछे ले गए, डिवाइड बाय 3 2 1, डिवाइड बाय 3 2 1। आया समझ में आपको? अब आगे 1/5 कितनी बार है, 3 बार है। 1/5 3 बार है। 4/5 कितनी बार है, एक ही बार है। 3 2 3 2 कट 4 1/5 रेज टू 3 है ना, 1/5 रेज टू 3 और 4/5 ये हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 है ना। 4 में से 4 मतलब चारों के चारों डिफेक्टिव होंगे, चारों के चारों डिफेक्टिव होंगे मतलब इंटू करके ना, 1 2 3 4। पहला भी डिफेक्टिव, सॉरी हाँ, पहला भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव और चौथा भी डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव। ठीक है, तो 4C4 का आंसर वैसे तो 1 आएगा है ना। 4C4 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इंटू 1/5 कितने बार, 1/5 4 बार। ठीक है, इसको आंसर लिख देंगे हम लोग 1/5 रेज टू 4। आया समझ में? ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो मैं आपको इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है कैसे लिखना है वो बता देता हूँ फटाक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको लिखना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग देखो 0 1 2 3 4 सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, बस उसको टेबल में लिखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखेंगे, therefore the probability distribution of random variable x is x and p of x। x की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपको लिखना होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो आपको टेबल लिखना होता है। तो p ऑफ 0 कितना आया, p ऑफ 0 आया हम लोग को 4/5 रेज टू 4। उसके बाद में p ऑफ 1 कितना आया, देखो 4/5 इंटू 4 भी यहाँ पर तो पूरा लिख देते हैं, 4 इंटू 1/5 इंटू 4/5 रेज टू 3। ठीक है, फिर 2 पे कितना आया देखो 6 इंटू 1/5 रेज टू 2 इंटू
4/5 रेज टू 2, ठीक है। उसके बाद 3 पे कितना है देखो, 4 इंटू 1/5 रेज टू 3, 4/5, ठीक है। उसके बाद 4 पे कितना है देखो, 1/5 रेज टू 4, 1/5 रेज टू 4। आया समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल है, अगर ये वाले मेथड से करोगे जो मेथड मैंने बताया, ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है अ कॉइन इज बायस्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tails. If the coin is tossed twice, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, twice, find the probability distribution of number of tails. Find the probability distribution किसका बोला है? नंबर ऑफ टेल्स का बोला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालने बोला है, और क्वेश्चन में सबसे मेन चीज बोला है अ कॉइन इज बायस्ड। जो कोई बायस कॉइन होता है उसका प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी आर नॉट सेम, ठीक है। जैसे कि बायस कॉइन में एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम लोग का ओरिजिनल कॉइन है उसमें किसी एक साइड को हैवी कर देते हैं कोई भी चीज लगा के, तो हम लोग अगर उसको टॉस करेंगे तो जिस साइड से हैवी होगा हमेशा उस तरफ ही गिरेगा, है ना, ज्यादातर उस तरफ ही गिरेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी जो दी है, क्या बोला है, a coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail. हेड कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, ठीक है। तब जाके टेल कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो इसमें बायस कॉइन में कभी भी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है देखो, a coin is biased so that the head is 3 times, ठीक है, दिया हुआ हम लोग को। A coin is biased so that है ना, जिसकी वजह से the head is 3 times as likely to occur as tails, ठीक है, ऐसा दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यहां लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी। देखो 2 बार टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा हम लोग का? 4 होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। हेड कितनी बार आ रहा है बोल रहा है? 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है? 3/4 है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या हो जाएगा? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स कितना होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो उतना ही होगा। अब देखो 3 बार हेड आएगा तो टेल्स कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। क्वेश्चन में बोला है ना, द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल्स। हेड क्या है? टेल्स का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो 1 बार टेल होगा तो 3 बार हेड होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है। अब क्वेश्चन में करें क्या है असल में, इफ अ कॉइन इज tossed twice, 2 बार टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा? HH ST TH TT, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। अब इस सैंपल स्पेस के हिसाब से हम लोग लेट करते हैं कि लेट x बी द, है ना, x बी द, क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे? अगर HH आया तो नंबर ऑफ टेल्स 0, ठीक है। यहां हम लोग को लिखना पड़ेगा x बी द नंबर ऑफ
टेल्स, x be the number of tails, है ना। मैंने पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में जब बेसिक बताया था तब मैंने बताया था x की वैल्यू कहाँ से मिलती है, सैंपल स्पेस के सेट से मिलती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जब h आया तो नंबर ऑफ टेल्स कितने 0, ht आया तो नंबर ऑफ टेल्स 1 1, tt आया तो नंबर ऑफ टेल्स 2, तो x की वैल्यू 0 1 2, x की वैल्यू 0 1 एंड 2 होगी, ठीक है। अब हम लोग को निकालना होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। Therefore, the probability distribution is, या probability distribution of random variable x is, ठीक है, x and p of x, ठीक है, 0 1 2 3 है ना, ये 3 की प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखना है। x की वैल्यू 0 मतलब x भी द नंबर ऑफ टेल्स, x की वैल्यू 0, नंबर ऑफ टेल्स जब 0 होंगे एक भी हम लोग को टेल नहीं होगा, ठीक है। अब कॉइन कितनी बार टॉस किया गया है, 2 बार टॉस किया गया है, ध्यान से देखो। कॉइन मतलब कॉइन 2 बार जब टॉस हो रहा है तो पहले वाले पे और दूसरे वाले पे दोनों पे क्या चाहिए हम लोग को, टेल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 0 बोला है, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0, तो पहले पे और दूसरे पे दोनों पे भी टेल नहीं आना चाहिए, मतलब हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लेंगे, क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4, पहले पे भी और दूसरे पे भी क्या आना चाहिए 3/4। समझ में आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा। 0 मतलब क्या, यहाँ पर 0 का मतलब समझो, 0 क्या दिया, नंबर ऑफ टेल्स, एक भी टेल्स नहीं होगा, मतलब पहला भी हेड होगा और दूसरा भी हेड होगा, तो इसीलिए क्या होगा 3/4 एंड 3/4 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 3/4 3/4 लिखेंगे। तो 3/4 3/4 3 डिवाइड बाय 4 एंड 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9/16। वैसे ही अब दूसरा क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब पहला एंड और दूसरा दोनों में से, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में किसी एक पे टेल आएगा, दोनों में से किसी एक पे टेल आएगा, मतलब पहले पे आ सकता है या दूसरे पे आ सकता है। ध्यान दो, पहला दूसरा है ना, दोनों में से किसी एक पे क्या आएगा, टेल आएगा। p ऑफ x इक्वल टू 1, x बी द नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स एक t होगा तो एक h होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब th होगा तो क्या ht नहीं हो सकता है क्या, और ht भी तो हो सकता है, th हो रहा है तो ht भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर पहले पे t है तो दूसरे पे h होगा, या फिर पहले पे h है तो दूसरे पे t होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पे टेल वाली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, क्या है पहले टेल्स की प्रोबेबिलिटी, हम लोग की प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज 1/4। दूसरे पे क्या लिखूंगा, हेड की प्रोबेबिलिटी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर और मतलब प्लस, या फिर अगर पहले पे टेल नहीं आया तो दूसरे पे आएगा, पहले पे टेल नहीं आया तो क्या आएगा, दूसरे पे टेल आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले पे हेड की प्रोबेबिलिटी एंड दूसरे पे लिखेंगे टेल्स की प्रोबेबिलिटी। तो ये है हम लोग का पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/4, ध्यान से देखेंगे 1/4 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो 4 4 16, बेस में 16 है, 4 4 16, दोनों का बेस कॉमन, बेस 16 हो गया, 3 1 3 3 1 3, तो 3 + 3 कितना आएगा 6, 6 डिवाइड बाय 16, 6 डिवाइड बाय 16। अगर उसको आप और कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, 3 के टेबल से 2 के टेबल से, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 8/3 भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूं इसको, सॉरी 3 डिवाइड बाय 8 भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 3 डिवाइड बाय 8, ठीक है। उसके बाद तीसरे में क्या बोला है, x = 2, x भी द नंबर ऑफ टेल्स,
मतलब दोनों भी टेल होना चाहिए, पहला दूसरा दोनों। तो सीधा सीधा पहला दूसरा दोनों क्या होना चाहिए, टेल्स की प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो पहला भी टेल और दूसरा भी टेल, 1/4 1/4 मतलब 1/16 खत्म। 1/4 1/4 1/16 ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आया समझ में। ये कैलकुलेशन सिर्फ मैंने यहाँ पे बताया था आपको समझने के लिए, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आया समझ में, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपको टेबल दिख रहा है, क्या दिया है, x एंड p ऑफ x आपको दिया हुआ है। कहां से कहां तक, 0 से लेके 7 तक। कहां से कहां तक, 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 6 एंड 7 ये। तो 0 पे आपको 0 दिया हुआ है, उसके बाद k, फिर 2k 3k k स्क्वायर, 2k 2 बार है, 2k 2 बार दिया हुआ है, 2k फिर 3k है, फिर k स्क्वायर है, 2k स्क्वायर है, 7k स्क्वायर प्लस k, 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन k, पहला सवाल है ना। तो पहला सवाल पता करने के लिए ये जो फंक्शन दिया आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है ना, ये भी जो भी फंक्शन दिया आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है। तो उसका सॉल्यूशन, सिंस देखो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, सिंस द फंक्शन represent a probability mass function, probability mass function represent कर रहा है, तो therefore summation of the probability is equal to 1 where x is from 0 to 7, 0 से लेके 7 तक। तो आप देखो p of x, x के लिए 0 होगी तो p of 0 प्लस p of 1 प्लस p of 2 प्लस p of 3 प्लस p of 4 प्लस p of 5 6 एंड 7 इज इक्वल टू 1। तो सबका प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है वहां पर, पहला है 0, दूसरा है k, फिर 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सबको अगर आप प्लस करके करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 9k इज इक्वल टू 1। चाहे तो आप प्लस करके देख सकते हो, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, बाकी k वाला प्लस करोगे तो 9k आएगा इज इक्वल टू 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कैसा करोगे, देयरफॉर 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग का आएगा 10 1 जा 10 करूंगा इसको तो इसका फैक्टर बनेगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k मतलब k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 10 1 जा 10, बीच में क्या है माइनस प्लस 9 है, इसके लिए इसको प्लस रखा, इसको माइनस रखा, ये तो आता है आपको।
देयरफॉर 10 और k कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ k बचा, प्लस 1 माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। या कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया हमारा 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे तो 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा वाला k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10k इज इक्वल टू 1 माइनस का उधर गया, k इज इक्वल टू 1/10, k इज इक्वल टू 1/10 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1। k का हम लोग को दो वैल्यू मिला है, k का वैल्यू हम लोग को दो मिला है, ठीक है। अब कुछ लोग 1/10 को 0.1 भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/10 जो मिला है और -1 जो मिला है, ये दोनों में से कौन सी वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे, कौन सी वैल्यू को हम लोग लेंगे, आया समझ में। तो जैसे कि आपको चेक करना पड़ेगा, 1/10 k के पास रखा, तो 1/10 क्या है, 0 से बड़ा है। आपको ये पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, है ना, फॉर ऑल x। आज हमने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है देखो, k 2k 3k, फिर यहाँ पे 2k 3k, है ना। सब में अगर 1/10 रखूंगा तो सब में पॉजिटिव आएगा, और 1/10 को यहाँ भी रखूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा इसमें, क्योंकि ab स्क्वायर और k की जगह 1/10 रखा तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने k इज इक्वल टू -1 लिया, k इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। तो जब माइनस में आया मतलब हम लोग का k का वैल्यू हम लोग k इक्वल टू -1 नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे, k इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ता है क्या लिखना पड़ता है, देखो, फॉर k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 दिख रहा है, x की वैल्यू 1, तो p ऑफ 1 कितना है, k है, बराबर। और k की वैल्यू क्या लिया, -1 लिया, k की वैल्यू क्या लिया, -1 लिया, which is less than 0, which is not possible, which is not possible, पॉसिबल नहीं है ना, किसके हिसाब से, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं, फॉर k इज इक्वल टू 1/10, फॉर k इज इक्वल टू 1/10 दैट इज 0.1, जिसको लिख सकते हैं हम 0.1। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x, सारे x के लिए, फॉर ऑल x, हर एक x के लिए, है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 के लिए बोलूंगा तो भी 0.1 रखूंगा, पॉजिटिव आएगा, किसी में भी रखो यहाँ पे पॉजिटिव आने ही वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का k का वैल्यू 1/10 होगा, इसके लिए हम लोग k का वैल्यू क्या लेंगे, 1/10 लेंगे। अब आपको पहला सवाल तो सॉल्व हो गया, दूसरा सवाल क्या पूछा था, सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3 पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3 नहीं ले सकते, 3 से छोटा बोला है। तो p ऑफ 0 कितना है, अगर आप इसमें देखोगे 0 है, p ऑफ 1 कितना है, k है, p ऑफ 2 कितना है, 2k है,
बराबर। तो k प्लस 2k 3k, k का वैल्यू कितना 1/10, तो 3 1 3, 3/10 आ गया। सेकंड वाला आपको सॉल्व हो गया, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, कौन सा देखेंगे, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या दिया देखो सब लोग, तीसरा कुछ इस तरह दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है, k स्क्वायर, दूसरा है 2k², तीसरा है 7k² प्लस k, 7k² प्लस k। तो ये हो जाएगा k² कितने वाले हैं देखो, 7 2 और 1, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 10, 10k² प्लस k। ध्यान से देखो, तो 10k² की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, मतलब k की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1/10 रखेंगे, 1/10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस 1/10। ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर कितना आता है 10 अपने जगह पे, 1 का स्क्वायर 1, 1/100 हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा, प्लस 1/10, 1/100 प्लस 1/10, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, है ना, देखो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा इसको, इधर 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1, फिर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1/10। तो देखो 10 और एक 10 कैंसिल, मतलब 1/10 प्लस 1/10, तो 2/10 हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5, 2/10 मतलब 1/5, 2/10 मतलब कितना आएगा 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/5। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके।